पाठ कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजभाषा मंच कार्यक्रम श्रृंखला इस उद्देश्य से शुरू की गई थी कि जो साहित्य की जो विधाएं लोकप्रिय तो हैं, लेकिन कहीं न कहीं साहित्य इतिहास में या आलोचनात्मक जगत में आलोचकों के द्वारा हाशिए पर उनको डाल दिया गया है, उस तरह की विधाओं को समर्पित करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसमें हमने दोहा पाठ के कार्यक्रम रखे, नवगीत पाठ के रखे, गीत पाठ के रखे, गजल पाठ के रखे, इस तरह के व्यंग्य पाठ के रखे, इस तरह के कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। और इसी श्रृंखला में आज ये लघु कथा पाठ का कार्यक्रम हमने आयोजित किया है। संभवतः लघु कथा केवल लघु कथा पाठ का कार्यक्रम अकादमी के द्वारा पहली बार आयोजित किया गया है। इसके पहले कहानी पाठ कार्यक्रमों में हमारे माननीय कथाकारों के द्वारा कुछ लघु कथाओं के पाठ की प्रस्तुतियाँ तो हुई हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से लघु कथा को समर्पित कोई कार्यक्रम आज पहली बार आयोजित हुआ है। इस कार्यक्रम में हमारे बीच हिंदी के चर्चित लघु कथाकार श्री बलराम अग्रवाल, श्री मधुदीप, श्री अशोक भाटिया जी और श्री सुकेश साहनी जी मौजूद हैं। मैं आप सबकी तरफ से और अकादमी की तरफ से इन सबका आभारी हूँ और हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रहा हूँ श्री मधुदीप जी को। आप हिंदी के सुपरिचित कथाकार और संप्रति प्रकाशक हैं। दिशा प्रकाशन के नाम से एक प्रकाशन संस्थान का संचालन कर रहे हैं। आपके 7 उपन्यास, एक कहानी संग्रह, 3 लघु कथा संग्रह और एक बाल उपन्यास प्रकाशित हैं। इसके अलावा आपने अनेक कहानी संग्रहों और लघु कथा संग्रहों के संपादन का कार्य किया है। आपके संपादन संयोजन में पड़ाव और पड़ताल नामक लघु कथा श्रृंखला पुस्तक परियोजना पर कार्य चल रहा है, जिसके अब तक 19 खंड प्रकाशित हो चुके हैं। श्री मधुदेव जी 19 खंड प्रकाशित हो चुके हैं। श्री मधुदेव जी। दोस्तों, मेरी पहली लघु कथा का शीर्षक है मजहब। यह 9 सितंबर 2014 की एक त्रासद सुबह थी। लोग बाग 3 दिनों से घर की छतों पर ढके थे। लोगों की निगाहें खाली खाली आसमान पर टिकी थी। लोगों की निगाहें घरों सड़कों पर हरहराते पानी पर टिकी थी। धरती की जन्नत सदी के सबसे बड़े सैलाब की गिरफ्त में आ चुकी थी। आसमान के फरिश्ते कुछ देर पहले ही हेलीकॉप्टर से खाने के पैकेट तथा पानी की बोतलें गिराकर गए थे। जमीन के फरिश्ते कुछ देर पहले ही छत पर टंगे लोगों को बोट से महफूज किनारों पर लेकर गए थे। सौजुद्दीन उन अभागों में से था जिनकी आंखें इन दोनों के इंतजार में पथराने लगी थी। तभी अपने घर की तरफ तेजी से आ रही एक बोट को देखकर उसकी आंखों में चमक लौट आई। जमीन के फरिश्तों ने उसे तथा दूसरे अभागों को बड़ी होशियारी से छत से उतारकर बोट में बैठाया। बोट अब महफूज किनारों की ओर लौट रही थी। सौजुद्दीन की निगाहें बड़ी शिद्दत से एक फरिश्ते के चेहरे पर टिकी। तुम सुभाष कौल के बेटे हो ना? हाँ बाबा। तुम मुझे पहचानते हो? हाँ बाबा, आप सौजुद्दीन हैं। तुम्हें कुछ याद है? हाँ बाबा, 15 साल पहले दहशतगर्दों ने मुझे और मेरे परिवार को इस जन्नत से बेदखल कर दिया था। तुम्हें यह भी पता होगा कि उन दहशतगर्दों का सरगना कौन था? उस चेहरे को मैं कैसे भूल सकता हूँ बाबा। आंखों में अंगारे बहके, मगर अनुशासन ने उन्हें भड़कने नहीं दिया। क्या तुम्हारे मजहब में दुश्मन की जान बचाना जायज है? क्या तुम्हारे मजहब में दुश्मन की जान बचाना जायज है? बाबा, एक फौजी का मजहब उसका फर्ज होता है और उसके तहत आपकी जान बचाना मेरे लिए बिल्कुल जायज है। महफूज किनारा आ चुका था। सौजुद्दीन बोट से उतरते हुए
इस मजहब को पुरजोर सलाम कर रहा हूं। फिर दूसरी लोककथा का शीर्षक है संन्यास। बात पूरे घर को सिर पर उठाने की कतई नहीं थी, मगर दीनदयाल जी ने पूरे घर को सिर पर उठा लिया था। न पत्नी की, न बेटे बहू की, और न ही बेटी दामाद की। वे किसी की भी बात सुन ही नहीं रहे थे। बस एक ही रट, मुझे घर संसार से मुक्ति चाहिए, मोह माया त्याग कर सन्यासी बनना है। इस कार्य के लिए उन्होंने स्वामी रामाधार जी को हरिद्वार से बुलाने के लिए संदेश भी भेज दिया था। उन्होंने वकील को बुलाकर अपनी सारी जमा अर्जित पूंजी की स्वविवेक के अनुसार सभी अपनों में बांट दी। स्वामी जी पधार रहे हैं, दरवाजे से सूचना उभरी तो वे उठकर बाहर की ओर लपके। स्वामी जी अपने लाव लश्कर के साथ ड्योढ़ी पर खड़े थे। दीनदयाल जी आगे बढ़कर उनके पांव में लौट गए। उठो वत्स, प्रभु तुम्हारा कल्याण करेंगे। स्वामी जी ने उन्हें अपने चरणों से उठाकर उनके सिर पर अपना हाथ टिका दिया और अपने लाव लश्कर के साथ लौ में बड़ी कुर्सियों पर विराजमान हो गए। तो वत्स, तुमने संन्यास लेने का दृढ़ निश्चय कर लिया है? रामाधार जी ने गुरु गंभीर स्वर में कहा। जी गुरुदेव, मैंने गृहस्थ में अपने जीवन के 60 वर्ष पूरे कर लिए। संन्यास लेने का यह उचित समय है। दीनदयाल के हाथ जुड़े हुए थे। संन्यास के बाद कहाँ रहने का मन बनाया है? संन्यास के बाद आपका आश्रम भी मेरा आश्रय होगा गुरुदेव। स्वामी रामाधार जी चिंतन में लीन हो गए। अपनी संपत्ति का आपने क्या किया वत्स? कुछ देर बाद उनकी आंखें तथा वाणी एक साथ खुली। मैंने अपनी पूरी संपत्ति का बंटवारा पति पत्नी बेटे बेटियों तथा आश्रितों में उचित तरीके से कर दिया है गुरुदेव। आश्रम के लिए कितनी व्यवस्था की वत्स? स्वामी जी की दृष्टि दीनदयाल के मुख पर स्थिर हो गई। क्या? दीनदयाल हतप्रभ थे। उसके बारे में तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं गुरुदेव। सोचना चाहिए था वत्स। स्वामी रामाधार जी ने बस इतना ही कहा। अब बड़ी बड़ी गाड़ियों वाला स्वामी जी का लाव लश्कर वापिस हरिद्वार की ओर लौट रहा। मेरी अगले लोककथा का शीर्षक है हाँ मैं जीतना चाहता हूँ। हाँ मैं जीतना चाहता हूँ। आओ जिंदगी से कुछ बातें करें। हाँ, अनुपम खेर ने एक टीवी विज्ञापन में यही तो कहा था। वह भी पिछले 60 साल से अपनी जिंदगी से बातें करता रहा है, मगर जिंदगी ने जैसे उसकी बातें कभी सुनी ही नहीं। उसने अपने बचपन से बातें की थी, सफेद कमीज और पतलून पहनकर क्रिकेट का बल्ला घुमाने की बातें, मगर जिंदगी ने उसकी बातें सुनने की बजाय उसके पिता की बातें सुनी और उसे फुटबॉल का खिलाड़ी बना दिया। हासिल रहा सुन। बचपन से युवा अवस्था आने तक वह अपनी जिंदगी से खुशखुशाहटों में बातें करता रहा। यह जिंदगी से सपनों की बातें करने का समय था। उसने जिंदगी से प्राध्यापक बनने के सपने की बात की, मगर यहाँ भी जिंदगी ने उसकी बजाय नियति की बातें सुनी। पिता के अचानक अवसान के कारण वह भारत सरकार में एक अदना सा लिपिक बनकर रह गया। उसके बाद अब तक वह जिंदगी से बतियाने और उसे अपनी सुनाने का भरसक प्रयास करता रहा, मगर जिंदगी ने जिस अंधी दौड़ में उसे धकेल दिया था उसमें उसे ठहर कर इत्मीनान से बातें करने का मौका ही नहीं मिला। घर परिवार बच्चे और उन सब का दायित्व, तो जिंदगी से कब अपने मन की बात कह सका, कब अपनी बात उससे मनवा सका। वह बस हारता ही तो रहा। आज वह सेवानिवृत्त हो रहा है। कार्यालय से उसे विदाई की पार्टी दी जा रही है। अभी एक अधिकारी ने उसके सेवा काल की प्रशंसा करते हुए यह जानने की जिज्ञासा जताई है कि वह आगे क्या करना चाहता है। मैं जिंदगी से खुलकर बातें करना चाहता हूँ। सिर्फ बातें करना ही नहीं चाहता, जिंदगी से अपनी बातें मनवाना भी चाहता हूँ। हाँ, मैं जीतना चाहता हूँ। बस इतना ही कह सका है वह, और उसने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। लघु कथा है उज्जवल की कदम था।
उज्जवल की कदम था। समय के चक्र को उल्टा नहीं घुमाया जा सकता। हाँ, बनवारी लाल आज पूरी शिद्दत के साथ यही महसूस कर रहा है। समय 40 साल आगे बढ़ गया है, मगर वह अभी भी वही खड़ा कदम ताल कर रहा है। उसने भी कई बार समय के साथ आगे बढ़ने की बात सोची, मगर परंपराओं और दायित्वों में जकड़े पांव ने हमेशा ही मना कर दिया, तो वह बेबस होकर रह गया। जब सब कुछ बदल गया है तो उसके पांव कदम ताल छोड़कर आगे क्यों नहीं बढ़ जाते? तीनों छोटे भाई अपनी अपनी सुविधाओं के तहत शहरों में जा बसे हैं। उनके बच्चे अब सरकारी नौकरियों में अधिकारी हैं, कुछ तो विदेश तक पहुंच गए हैं, मगर वह और उसका एकमात्र पुत्र आज तक गांव की देहरी भी नहीं लांग पाए। पिता का साया बचपन में ही चारों भाइयों के सिर से उठ गया, तब उन तीनों के लिए पिता बन गया। जमीन तो थोड़ी सी ही थी, यह तो माँ की कर्मठता और उसकी जीत और मेहनत थी कि वह सभी छोटों को हिल्ले से लगा सका। 4 बेटों की कर्मठ माँ की यही लीला कल रात समाप्त हो गई और आज दोपहर वह अपने सपूतों के कांधों पर सवार होकर अपनी अंतिम यात्रा पर जा चुकी थी। उतरती रात के पहले पहर में चारों भाइयों का भरा पूरा परिवार अपने कच्चे घर की बैठक में जुड़ा हुआ था। बड़े भाई, अब गांव की जमीन घर का बंटवारा हो जाए तो अच्छा है, छोटे ने कहा तो बनवारी लाल उज्जवल की तरह उसकी तरफ देखने लगे। हाँ, अब गांव में हमारा आना कहाँ हो पाएगा? माँ की तो मजले ने जानकर बूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी तो उज्जवल की गर्दन उधर घूम गई। सन्नाटे में तीनों की झकझक तेज होती जा रही है। बनवारी लाल को लग रहा है कि समय का चक्र बहुत तेजी से घूम रहा है और वह वही खड़ा कदम ताल कर रहा है, मगर यह क्या, उसके पांव के तले जमीन तो है ही नहीं। पता है, सन्नाटों का प्रकाश था। दशहरे पाल के 20 दिन जैसे नीले घोड़े पर सवार होकर उड़े जा रहे थे। बंगलों में हो रही साफ सफाई और रंगाई बताई ने सूचित कर दिया था कि प्रकाश पर्व नजदीक आ गया है। जेके व्हाइट सीमेंट वाली बाल पुट्टी तथा एशियन पेंट से दीवारें पोल उठी थी, मगर संभ्रांत कॉलोनी की इन दीवारों के बीच 5 आशियाने ऐसे भी थे जिनकी दीवारें वर्षों से बोलना भूल गई है। इनके वारिस अपने बुजुर्गों को देश में अकेला छोड़ विदेशों में जा बसे। ये बुजुर्ग सुबह की सैर से लौटकर ऊंचे परकोटों से घिरे अपने अपने आलीशान बंगलों के लॉन में बड़ी आराम कुर्सियों पर पसरे एक टक सामने देखते रहते हैं। माली की खुरपी चलती रहती है और गेट पर दरबार मुस्तैद खड़ा रहता है, मगर उनकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं होता। इनका दिन तो तब आगे बढ़ता है जब गेट से काम वालियां प्रवेश करती हैं, साफ सफाई होती है, चाय नाश्ता मिलता है और दोपहर का भोजन पैक होता है। उस देर को सन्नाटा टूटता है, मगर बेताब की तरह आकर फिर पसर जाता है। इन बुजुर्गों के लिए दिवाली दशहरे का कोई अर्थ ही नहीं रह गया है। विदेशों से अपनों के फोन कॉल्स, हाय हेलो, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दशहरा, तो बस ये सब शरीर से बिल्कुल स्वस्थ लगते हैं, मगर एक टूटन भरी थकान इनके पोर में बढ़ती जा रही है। ये पांचों प्रतिदिन आपस में मिलते हैं, लंबी लंबी गप्पे मारते हैं, अपनी अपनी जवानी की यादें दोहराते हैं, मगर इस थकान को अपने से अलग नहीं कर पाते। आज दिवाली की प्रभात वेला में जब ये पांचों सुबह की सैर के बाद एक परकोटे की लाज में पड़ी कुर्सियों में आकर धंस गए, तो उस परकोटे की ऊंची दीवारें बहुत देर तक फुसफुसाहटें सुनती रहीं। अपने अपने मालिकों के परकोटों को बंद पाकर वह पांचों काम वालियां जब इस परकोटे में पहुंची तो वहां निश्चल खिलखिलाहट फैली हुई, तो कुछ न समझ सकी और हैरान परेशान सी उनके दिन को आगे बढ़ाने के लिए अंदर चली गई। सुबह का नाश्ता एक साथ करते हुए वे सभी अपनी थकान को समेटकर एक निर्णय पर पहुंच चुके। लक्ष्मी पूजन के बाद जब संभ्रांत लोग अपने अपने परिवारों के साथ कॉलोनी में फैले प्रकाश पर्व को देखने छतों पर पहुंचे, उनकी आंखों के सामने अद्भुत नजारा था। साथ ही कामगारों की कॉलोनी में मोमबत्तियों, दियों और बिजली की लड़ियों की रोशनी का छलबला फैल रहा था। सम्राट कॉलोनी के वह पांचों बुजुर्ग
बच्चों के साथ गोल गोल घूमते हुए ताली बजा रहे थे, छोटे छोटे पटाखे छुड़ा रहे थे। एक छोटी सी लोगों को सुना रहा हूँ आपको। इस शिक्षक पर 30 पूर्व दिशा में धीरे धीरे दिन उग रहा था। अलसाई सी सुबह पार्क की ओर जा रही थी। दीनदयाल नंगे पांव घास पर टहल रहे थे। जयप्रकाश प्राणायाम के बाद सूर्य नमस्कार कर रहे थे। कुछ लोग असली में ठहाके लगा रहे थे। थोड़ी देर में दीनदयाल और जयप्रकाश दोनों बेंच पर आ बैठे। दोनों खामोश थे। लोग इतना हंस कैसे लेते हैं जयप्रकाश? दीनदयाल ने कहा तो जयप्रकाश उनकी उदासी को पढ़ने की कोशिश करने लगे। तभी एक गेंद उनके पांव के पास आकर ठहर गई। तो सुंदर फूल उनके पास आकर टिक गए। मुझे अपने साथ खिलाओगे? मुझे अपने साथ खिलाओगे? दीनदयाल गेंद को उठाकर एक हाथ से दूसरे हाथ में उछालने लगे तो दोनों फूल एक दूसरे की ओर देखकर खिल उठे। यह संकल्प दीनदयाल ने गेंद उछाली और फूलों के साथ उछलते दौड़ने लगे। जयप्रकाश वही बेंच पर बैठे मुस्कुराते रहे। कुछ देर में ही हंसते हुए वे फिर बेंच पर जयप्रकाश के पास आ बैठे। असली जिंदगी तो बच्चों के साथ है भाई। दीनदयाल के गहरे निश्वास ने जयप्रकाश को चौंका दिया। अवनीश आज विदेश जा रहा है ना? एक की दृष्टि दूसरे के चेहरे पर टिक गई। हाँ भाई, अवनीश और बहू के साथ इनको भी चला जाएगा। इस बार गेंद उछलकर विपरीत दिशा में गई थी और अब दो फूल उसी दिशा में जा रहे थे। पार्क के सामने की ऊंची बिल्डिंग उदास हो गई।